हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का। आज की वीडियो मैं बहुत छोटी सी बनाऊंगी क्योंकि इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको कंटिन्यू वीडियो देखनी है। 5 या 7 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें सारे मेन पॉइंट्स बताऊंगी, तो उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज फिर मत कहना कि मैम मार्क्स नहीं आते, मार्क्स कट जाते हैं। जब आप मेन पॉइंट्स को देखते ही नहीं है, मेन पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, तो फिर मार्क्स तो कटते ही हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ एटम्स के बारे में। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था हमें? सबसे पहले बताया था महर्षि कनद ने। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया किसने? डेमोक्रिटस ने। तो एटम जो है ना, एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, मीन्स टू से जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे एटम की इनडिविजिबिलिटी के बारे में कि एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाज गिवन बाय एंटनी एल लेवोजियर। एंटनी एल लेवोजियर। ओके, this one Anthony L. Lavoisier is known as the father of modern chemistry. Known as the father of modern chemistry. These are the important points. इन important points को आपको नोट करना है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया था? एंटनी एल लेवोजियर ने दिया था, जिसको आप फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद में जो आपका ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, वो दो तरह के लॉज को कंबाइन करता है। दो तरह के लॉज होते हैं इसके अंदर। पहला लॉ तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? नाम से पता चलता है मास का कंजर्वेशन। Firstly, we are going to discuss about law of conservation of mass. Conservation, conserve means to say conserve करना, save करना किसी भी चीज़ को, and that one conservation of mass, mass को conserve करना। Law of conservation of mass क्या कहता है कि mass can neither be created nor be destroyed। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स टू से अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं तो उसके अंदर जो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। मास जो होता है वो किसी भी तरह से ना तो लॉस होता ना ही गेन होता। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ें जो आपको, जो भी कंपाउंड आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं किसी इक्वेशन में, वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे रखते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, कार्बन को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन का जो मास है, कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम है, लेकिन हमारे पास कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 2 हैं, तो इंटू 2 कर दिया हमने। अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ। तो 12 प्लस में 16 टू सा कितना हो गया? 32, तो कितना बन गया? 44 ग्राम्स हो गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। वही है, कार्बन का मास आपके पास 12 है, प्लस में ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2 है, तो 12 प्लस 32 44 ग्राम। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा वेरीफाई हो गया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद में सेकंड हम बताएंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को।
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि किसी भी प्योर केमिकल सब्सटेंस के अंदर, इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, elements are always present in fixed proportion by mass, कि किसी भी प्योर केमिकल सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा ही किस में प्रेजेंट होते हैं, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास, मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। सपोज कीजिए आपने वाटर लिया, वाटर को चाहे आप किसी भी सोर्स से ले या वो किसी भी तरीके से वाटर को प्रिपेयर किया गया है, हमेशा ही जो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, वो कभी भी अलग नहीं होगा, हमेशा ही सेम रेशो के अंदर क्या करेंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे। अब आपको पता है कि H2O जो है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2H2 + O2 = 2H2O, ठीक है। आपको पता है H2O के अंदर, वाटर के अंदर आपके पास 2 एटम्स तो हैं किसके, हाइड्रोजन के, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम आपके पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन का। तो अब आपके पास हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, और लेकिन इसके एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो 1 × 2, तो इसका मास कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का आप लोगे, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है, 16 ग्राम हो गया, क्योंकि एक ही एटम है, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब आप दोनों के मास का जब रेशो निकालते हो तो कितना आएगा, 1:8 का रेशो आएगा। चाहे वाटर आपका किसी भी सोर्स से लिया गया हो, किसी भी फॉर्मूले से प्रिपेयर किया गया हो, किसी भी चीज़ से लिया गया हो, हमेशा ही वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बाय मास होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1:8 रहेगा, ठीक है। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन में भी ले सकते हैं आप, जैसे कि CO2 है, CO2 के अंदर हमेशा ही कार्बन जो होगी वो कितनी होगी, 12 ग्राम होगी, क्योंकि एक ही एटम है, और ऑक्सीजन जो है वो 16 × 2, क्योंकि इसके 2 एटम है, 16 × 2 32 ग्राम। तो इनका जो रेशो रहेगा 12 × 32, यानी कि 3:8 का रेशो रहेगा हर एक सोर्स से, या किसी भी तरीके से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करेंगे तो हमेशा ही रेशो क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये लॉ होता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ठीक है। अपनी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ के बारे में, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो आगे आने वाली वीडियो आपको देखनी है, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ देखनी है, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू।